हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह और आज मैं आपको प्रिज्म का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसको कहते हैं, प्रिज्म किसको कहते हैं। साथ में हमने क्या देखा था, एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं। और साथ साथ हमने देखा था कि ए बराबर R1 प्लस R2 होता है और एंगल ऑफ डेविएशन बराबर होता है I प्लस E माइनस A। इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर नहीं देखी है, जाके प्लेलिस्ट में देखिए। क्लास 12 फिजिक्स नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको लेक्चर नंबर 11 प्रिज्म 1 करके है, उसमें ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसी बात को हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे और साथ में प्रिज्म के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर से सवाल लगाएंगे। चलिए, तो हेडिंग डालिए, क्या डालिए? फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसमें पहला पॉइंट आप डालिए, क्या डालिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो जैसा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का, अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है? आपका बढ़ता है। दूसरा पॉइंट एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पे किस तरह से डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म आप बढ़ाएंगे तो डेविएशन क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होना चाहिए? बहुत से लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर एंगल ऑफ डेविएशन तो घटना चाहिए। अगर आप एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि सर आपने तो लिखवाया था I प्लस E माइनस A, तो अगर A की वैल्यू बढ़ रही है तो ये एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जब आप बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू जब आप बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से I प्लस E की वैल्यू भी क्या हो जाती है? एडजस्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए I की वैल्यू नहीं एडजस्ट हो रही है तो E की वैल्यू पक्का है कि एडजस्ट हो जाएगी। वो क्या होगी? E की वैल्यू क्या होगी? उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और हम क्या देखेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वायलेट से जब रेड की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्या होता है? लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है। वायलेट से जब आप रेड की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? घटता है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम। जिसकी वेवलेंथ कम उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड। क्योंकि अगर इसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ेगी तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो ये 3 पॉइंट आप फिलहाल नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट होता है फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन में चौथा पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी एंगल ऑफ डेविएशन किस तरह से बदलता है, इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पे y एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन और x एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। y एक्सिस पे हमने क्या दिखाया? एंगल ऑफ डेविएशन और x एक्सिस पे हमने क्या दिखाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने दिखाया। और ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जितने भी लोग को लग रहा होगा कि ये ग्राफ पैराबोलिक है तो आप गलत हैं। ये ग्राफ पैराबोलिक नहीं होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोलिक। ये ग्राफ क्या नहीं है? पैराबोला नहीं है। ये ग्राफ पैराबोला नहीं है। पहला पॉइंट इस ग्राफ के बारे में। दूसरा सिर्फ केवल एक ही इंसिडेंस एंगल है जिसमें हमें क्या मिलेगी? एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या मिलेगी? मिनिमम मिलेगी। सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसमें क्या होगा?
एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू होगी क्या होगी, मिनिमम होगी। ग्राफ में देखिए, ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट कौन सा है, ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट ये है, सबसे निचला पॉइंट ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका डेविएशन होगा उसको किससे डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम से डिनोट करते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग कोई मान लीजिए कि I1 आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इससे ऊपर जस्ट आपने क्या किया, इससे ऊपर जस्ट आप गए, इससे ऊपर जस्ट आप गए और आपने क्या किया कि मान लीजिए पैरेलल लाइन खींची, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को, सॉरी ये लाइन है वो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ की जो वैल्यू है डेल्टा 1 या इसको डेल्टा 1 जो ये वैल्यू है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डेल्टा 1 है, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ जिसको इसको I3 कर दीजिए मान लीजिए, और इसको क्या कह दीजिए I4 कह दीजिए। तो यानी आप क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू है यानी डेल्टा 1 की वैल्यू किसी 2 इंसिडेंट एंगल पे मिल रही है, एक इंसिडेंट एंगल I3 पे या इंसिडेंट एंगल I4 पे। क्या मैंने बोला कि डेल्टा मिनिमम सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसपे क्या होगा कि सिर्फ एक इंसिडेंस एंगल यानी किसी एक ही इंसिडेंस एंगल पे क्या होगा, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू मिलती है। इस ग्राफ से आप जस्ट ऊपर गए, जस्ट थोड़ा सा ऊपर गए और आपने एक पैरेलल लाइन खींची किसके, एक्स एक्सिस के, तो आपने क्या देखा कि इस ग्राफ को ये लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो डेल्टा मिनिमम या डेल्टा की जो वैल्यू है, आप क्या बोल सकते हैं, इसकी एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू मान लीजिए डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रहा है, I3 पे आ रहा है और I4 पे आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम से थोड़ा सा ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन अगर होगा तो हमें एग्जैक्ट 2 वैल्यू पे क्या मिलेगी, एग्जैक्ट दो इंसिडेंट एंगल पे हमें क्या मिलेगी, सेम डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो दूसरे पॉइंट में आप ये लिखिए, क्या लिखिए कि व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा मिनिमम क्या लिखिए कि व्हेन डेल्टा की वैल्यू, जब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम से ज्यादा हो जाती है, तो हमें क्या 2 इंसिडेंस एंगल मिलता है जो सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, जो सेटिस्फाई करता है। यहां पे देख रहे I3 और I4 आ रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए कि I4 माइनस I1 और I1 माइनस I3। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखिए कि I4 माइनस I1 इज ग्रेटर देन I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। तीसरा पॉइंट क्या लिखिए, I4 माइनस I1 इज ग्रेटर देन I1 माइनस I3। यानी कि देखने में तो लग रहा होगा कि ये ग्राफ क्या सिमेट्रिकल होगा, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में सिमेट्रिकल नहीं होता है। ये क्या होता है, ये आगे की तरफ थोड़ा भगा हुआ होता है, आगे की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा भगा हुआ होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि I4 माइनस I1 यानी इसके ये दूरी और ये दूरी, तो ये दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो चलिए अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था, क्या देखा हमने, अभी तक देखा कि डेल्टा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही इंसिडेंस एंगल होगा, यानी सिर्फ एक ही इंसिडेंस एंगल होगा जिसपे क्या होगा, जिसकी डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर डेल्टा मिनिमम से अगर डेल्टा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो हम क्या देखेंगे कि 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस सेटिस्फाई करेंगे। तो बात को समझते हैं, वो 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रे डाली, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए कि 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या डाला, 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इमर्जेंस मान लीजिए किसके बराबर निकल रहा है, 60 डिग्री के बराबर निकल रहा है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या करेंगे, अगर आप I की वैल्यू आप 30 की जगह आपने क्या कर दी, I की वैल्यू आप 30 की जगह मान लीजिए आप 60 डिग्री कर देते हैं, तो अब एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू जो बदल के कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। यानी सबसे पहले अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री रख रहे हैं, अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, अगर आप क्या किए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर आप 60 डिग्री रख दिए, तो अब एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। कि जैसे कि हमने क्या किया कि I की वैल्यू को E से रिप्लेस कर दिया, तो हमने क्या देखा कि E की वैल्यू किससे रिप्लेस हो गई, I के बराबर हो गई। अब जिसको लग रहा है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप क्या कीजिए
कि इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ 1.5 मान लीजिए और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये वैल्यू क्या हो जा रही है, आ जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ इरेड्यूसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि जैसे कि i की वैल्यू को अगर हम e के बराबर कर दें तो हम क्या देखेंगे, e की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, i के बराबर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कुछ होगा कि नहीं होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कुछ होगा कि नहीं होगा। एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा, i प्लस e माइनस a के बराबर होगा, i प्लस e माइनस a के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने किसके बराबर कर दिया, e के बराबर कर दिया, तो हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस किसके बराबर हो जा रहा है, i के बराबर हो जा रहा है, तो e प्लस i और माइनस a दूसरी तरफ रहेगा। तो देखिए ये दोनों केस में वैल्यू सेम है कि नहीं है, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू i प्लस e माइनस a अभी है और जब i की वैल्यू आप e से रिप्लेस कर दें तभी क्या है, e प्लस i माइनस a के बराबर है। तो हम यहाँ इस ग्राफ में क्या समझते हैं कि एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी केस के लिए i और किसी केस के लिए e, यानी कोई एक जनरल केस है 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला और आपको एंगल ऑफ डेविएशन मान लीजिए कुछ इतना लाना है, इसको आप इस डेल्टा 1 से डिनोट कीजिए। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कौन कौन से एंगल पे होगी, किस पे होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जब i के बराबर हो यानी i बराबर 30 डिग्री पे, और एक बार एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर, एंगल ऑफ डेविएशन जब 60 डिग्री के बराबर होगा, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यू किसके बराबर होगी, 60 डिग्री के बराबर होगा, तभी आपका डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, i प्लस e माइनस a के बराबर होगा। ठीक, तो किसी क्वेश्चन में अभी कभी आपको दे दिया जाए कि क्या कर दिया जाए कि अगर आपको किसी सवाल में दे दे कि कोई दो वैल्यू पे क्या मिल रहा है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कुछ इतनी मिल रही है, तो आप इससे समझ जाइए कि एक i की वैल्यू दी है और दूसरा e की वैल्यू आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सिर्फ एक ही इंसिडेंस वैल्यू पे क्यों आती है, इंसिडेंस एंगल पे क्यों आती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि एक बार i की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, i की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है और e की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक बार मान लीजिए i की वैल्यू 30 डिग्री और e कितना निकला, 45 डिग्री। हम बोल रहे हैं कि सर 30 डिग्री पे क्या होना चाहिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में आप इधर चले आए, इधर से अब इधर से ग्राफ देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो गया, 45 डिग्री। उस केस में भी ये रे जो निकलेगी 30 डिग्री पे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, 30 डिग्री पे ये रे निकलेगी। तो आप एक बार देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री पे भी एंगल ऑफ क्या बोल सकते हैं, डेविएशन की वैल्यू, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि दो ग्राफ से देखिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी दो इंसिडेंस एंगल पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आए, कभी पॉसिबल नहीं है। तो यानी e की वैल्यू भी किसके बराबर होनी चाहिए, 30 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। क्योंकि आप इधर से भी देखेंगे तो अभी आपको क्या लिखेगा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस कितने दिखेगा, 30 डिग्री के बराबर दिखेगा। यानी दोनों साइड से देखेंगे तो आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू क्या दिखेगी, सेम दिखेगी। तो कब पॉसिबल है, जब i की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, e के बराबर हो जाए। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आप क्या कह सकते हैं, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू के केस में क्या होता है कि i की वैल्यू किसके बराबर होती है, e के बराबर हो जाती है। i की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, e के बराबर हो जाती है। तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम को हम किससे डिनोट करते हैं, i प्लस e माइनस a। चूंकि i की वैल्यू e के बराबर हो जाए या e की वैल्यू i के बराबर, तो हम इसको 2 माइनस a के बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम किसके बराबर होता है, 2i माइनस a। 2i एंगल ऑफ इंसिडेंस और माइनस a एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। ठीक, तो ये बातें थी मिनिमम डेविएशन के बारे में। और साथ में एक और फार्मूला देखते हैं, क्या फार्मूला देखते हैं, हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच रिलेशन क्या होता है। साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम की यहां बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, जैसे पानी में डाल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू उस पानी, मतलब पानी के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। हवा में रख दिया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, हवा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। उसका फार्मूला क्या था, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक, तो डेल्टा मिनिमम केस के लिए हम क्या रखते थे, 2i माइनस a रखते थे कि नहीं रखते थे, वहां पे रख दीजिए 2i माइनस a।
अरे डेल्टा मिनिमम केस में हम रखते थे ना 2i माइनस ए, तो डेल्टा मिनिमम की जगह क्या रहे 2i माइनस ए, तो उससे क्या होगा ए कट जाएगा और 2i, तो इस u की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं sin i अपान sin a बाई 2 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने क्या बोला कि म्यू बराबर किसके होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपान 2 के बराबर अपान साइन ए बाई 2 के बराबर होता है। यहां से हमने क्या देखा डेल्टा मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर थी 2i माइनस ए, इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया यहां पे पुट कर दिया, तो यहां पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन साइन ए बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा कि म्यू बराबर किसके बराबर हमने देखा साइन i अपान साइन a बाई 2 के बराबर में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या म्यू बराबर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्या म्यू की वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू साइन एंगल ऑफ डेविएशन प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2 इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसके बराबर में हम क्या कर सकते हैं म्यू की वैल्यू क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। लेकिन जब मिनिमम की बात कही जाएगी तो यहाँ पे डेल्टा मिनिमम बस डाल दीजिएगा, ठीक है, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक केस होता है कि जब एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या हो छोटी हो, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या हो छोटी हो, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू जब बहुत छोटी होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी छोटी होगी कि नहीं होगी, वो भी छोटी होगी, क्योंकि हमने देखा था कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो उस हिसाब से अगर एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, घटा रहे हैं हम लोग, घटा के बहुत छोटी कर दे रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री के बराबर कर दे रहे हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी क्या होगी बहुत छोटी होगी, घटेगी, ये भी छोटी होगी कि नहीं होगी। तो देखिए कि ये वैल्यू छोटी और अपान 2, तो यानी साइन थीटा और थीटा की वैल्यू छोटी होती है तो हम किसके बराबर लिख सकते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा, और इसके हम किसके बराबर लिख सकते हैं थीटा के बराबर भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको थीटा के बराबर भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, थीटा के बराबर आप लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसको म्यू की जगह थीटा की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे थीटा की जगह ये लिख सकते हैं a बाई 2 ऐसे रखेंगे आप, a बाई 2 की जगह आप क्या रखेंगे साइन a बाई 2 की जगह आप क्या रखेंगे a बाई 2 रखेंगे, 2 कैंसिल, यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला एंगल ऑफ डेविएशन बराबर क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन प्लस a बराबर किसके होगा a म्यू के बराबर होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा a म्यू माइनस 1 के बराबर होगा, a म्यू माइनस 1 के बराबर होगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन की जगह आप क्या रख दीजिए i प्लस e माइनस a रख दीजिए बराबर a म्यू माइनस 1। अब यहां से जितने भी सारे सवाल आएंगे आप इससे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी सवाल में क्या दे दिया, जैसे एनसीईआरटी में एक सवाल है क्या बोला उसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बतानी है कब, जब एक एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू समझिए बहुत छोटी है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या है बहुत छोटी है, और आपसे बोला गया कि एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री इसमें सवाल में ये बोला है कि वो नॉर्मल निकल रही है, दूसरे सरफेस के नॉर्मल निकल रही है, तो दूसरे सरफेस के नॉर्मल निकल रही है यानी इसकी वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं i प्लस e माइनस a बराबर a म्यू माइनस 1। इसमें आपसे क्या पूछा था कब, जब एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या है बहुत छोटी है और किसके बराबर है a के बराबर है, और इमर्जेंस एंगल किसके बराबर है 0 डिग्री के बराबर। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ये फार्मूला उसी के लिए था ना, ये फार्मूला किसके लिए था जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा था, तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला में वैल्यू डालेंगे, यहां से a गया कट, बचा क्या i की वैल्यू किसके बराबर हो गई a इनटू म्यू के बराबर हुई कि नहीं हुई, किसके बराबर हुई। तो जरूरी नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर लिखा जाए साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 के बराबर लिखा जाए, जरूरी नहीं है, आप इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2 के बराबर भी आप लिख सकते हैं। बस अब ध्यान रखना है कि डेल्टा की जगह क्या रखना है i प्लस e माइनस a की वैल्यू आपको क्या करनी है डालनी है। जब मिनिमम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन i अपान साइन a बाई 2 हो जाएगा किसके केस में मिनिमम वाले के केस में, लेकिन जब वैल्यू मिनिमम ना हो तो उस केस में ये क्या कह सकते हैं आपको क्या कह सकते हैं जब मिनिमम ना हो तो आप ऐसा भी इसको आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं
पर ध्यान दिएगा ये फार्मूला कब आपको यूज करना है, कौन सा फार्मूला, डेल्टा बराबर a म्यू माइनस 1, ये आपको कब यूज करना है, जब क्या हो, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या हो, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या हो, क्वेश्चन में मेंशन हो क्या हो कि एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या हो, बहुत छोटी हो। एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू जब क्या होगी, बहुत छोटी होगी, तभी आप इस फार्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे, डेल्टा बराबर एंगल ऑफ डेविएशन बराबर a म्यू माइनस 1 के बराबर। अन्यथा आप इस फार्मूले से जाएंगे, म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 साइन a/2। जैसे मान लीजिए कभी 30 डिग्री दे दिया, एक वैल्यू 30 डिग्री दे दी, 60 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, तो इन सारे केस के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू छोटी नहीं है, तो उस केस के लिए आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर कभी एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री दे दिया, तो उस केस के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म के ऊपर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रिज्म के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सवाल करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना दिया है, 38 डिग्री दिया है, और बोला है कि एंगल ऑफ डेविएशन किसी केस के लिए क्या है, 44 डिग्री है। कब, जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू या तो 42 डिग्री हो या तो 62 डिग्री हो। तो अब सवाल में पूछा क्या है, सवाल में आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी जब मिनिमम डेविएशन की केस होगी, यानी जब मिनिमम डेविएशन होगा तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ डेविएशन बराबर क्या होता है, i प्लस e माइनस a के बराबर होता है। किसी केस 44 डिग्री के लिए, 44 डिग्री के लिए क्या होगा, i प्लस e माइनस a के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि किसी भी डेविएशन के लिए, किसी भी डेविएशन के लिए अगर एक वैल्यू i है तो दूसरी वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, e के बराबर होगी। यानी कि उस प्रिज्म पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आप 42 डिग्री डालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री के साथ कोण बनाती हुई कोई रेखा जाएगी या कोई किरण जाएगी, तो आप क्या देखेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस की जो वैल्यू हो जाएगी 62 डिग्री हो जाएगी। या आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर 62 डिग्री रखेंगे तो एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 42 डिग्री हो जाएगी। तो यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि i की वैल्यू दे दी है और आपको e की वैल्यू दे दी है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 42 डिग्री प्लस 62 डिग्री माइनस a। अब a को आप इधर लेते आइए, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 104 डिग्री माइनस 44 डिग्री, कितना हो गया, 60 डिग्री। किसके बराबर हो गया, a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 60 डिग्री के बराबर। यानी एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के बराबर होता है। और हमें पता है कि डेल्टा मिनिमम किसके बराबर होता है, 2i माइनस a के बराबर होता है। तो क्योंकि i की वैल्यू हमें निकालनी है और डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हमें कितना दिया है, 38 डिग्री दिया है, और 2i i की वैल्यू तो हमें निकालनी है और a की वैल्यू कितना दिया, 60। तो 2i बराबर क्या लिख सकते हैं, 98। तो i की वैल्यू किसके बराबर होगी, 49 डिग्री के बराबर होगी। i की वैल्यू किसके बराबर होगी, 49 डिग्री के बराबर होगी। i की वैल्यू किसके बराबर होगी, 49 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, चलिए सवाल और देखते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं कि इसको हम कर देते हैं, इसको 38 डिग्री, इसको कर देते हैं 40 डिग्री। अब ये सवाल क्या है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 36 डिग्री पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी डेल्टा मिनिमम कब हो रहा है, जब i की वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है, 36 डिग्री के बराबर हो जा रही है। ठीक है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी i1 की वैल्यू आप कह सकते हैं, इसको कह दीजिए i3 की वैल्यू आपको कितने दी है, 30 डिग्री दी है, तो आपको i4 की वैल्यू बतानी है। यानी हमने देखा था कि जब एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलते हैं। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको 30 डिग्री दे दिया है, जबकि दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछा है, तो बताइए क्या हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरा वाला। ऑप्शन में दिया है 35 डिग्री, 42 डिग्री, 38 डिग्री और 43 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो
हमने क्या पढ़ा था, सवाल को देखिए करते कैसे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला पोर्शन यानी I4 माइनस I इज ग्रेटर देन किसके होगा, I माइनस I3 के बराबर होगा। ये हमने लिखा था कि नहीं लिखा था? तो आप क्या कह सकते हैं कि I4 माइनस 36 डिग्री इज ग्रेटर देन किसके होगा, 36 माइनस 30 डिग्री के बराबर होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि I4 इज ग्रेटर देन किसके बराबर हो सकता है, 6 प्लस 36 डिग्री, यानी I4 की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, 42 डिग्री से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। I4 की वैल्यू किसके बराबर, किससे बड़ी होनी चाहिए, 42 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि I4 माइनस 36 डिग्री इज ग्रेटर देन 36 माइनस 30 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, I4 इज ग्रेटर देन किसके बराबर होना चाहिए, 42 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो 42 डिग्री से बड़ा इन चारों ऑप्शन में कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे प्रिज्म से रिलेटेड। आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी के सारे सवाल लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपको वहां पे पीडीएफ लिंक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। अगर नहीं हो पाएंगे उपलब्ध तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारी बातें थी प्रिज्म से रिलेटेड। आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया होगा। अगर नहीं समझा पाया होगा तो क्षमा कीजिएगा। और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कोई भी सवाल, कोई भी डाउट जो भी हो बेहिचक आप पूछिए। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।